नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ दामिनी गौड़। चीन की अर्थव्यवस्था एक नई परेशानी से जूझ रही है। बीते 2 सालों के वक्त में पहली बार इस साल जुलाई में देश में उपभोक्ता सामान की कीमतें सामान्य से कम रही है। आपको बता दें, महंगाई को आंकने वाले उपभोक्ता सूचकांक के अनुसार बीते महीने चीजों की कीमतें पहले की स्थिति के मुकाबले 0.3% और कम हो गई है। चीन डिफ्लेशन यानी अविस्फीति की स्थिति का सामना कर रहा है। दरअसल अविस्फीति की स्थिति तब पैदा होती है जब बाजार में चीजों की मांग कम हो जाती है, या तो उत्पादन जरूरत से अधिक हो जाता है, या फिर उपभोक्ता पैसा खर्च नहीं करना चाहता। वहीं जानकार मानते हैं कि चीन पर यह दबाव बन गया है कि वो बाजार में मांग बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और घरेलू बाजार में स्थिरता लाए। वहीं से पहले 8 अगस्त को चीन के आयात निर्यात पर रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया कि बीते महीने देश का आयात और निर्यात दोनों ही कम रहा। इसके बाद सवाल उठने लगे कि कोविड महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था उस गति से नहीं उभर पा रही जिसकी उम्मीद की जा रही थी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हाल के वक्त में चीन ने आर्थिक स्थिति में बड़े बदलाव की जो नीति अपनाई है ये उसका नतीजा है। वहीं क्या इस वजह से दूसरे देशों पर नकारात्मक असर पड़ेगा? आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। चीन में आखिर क्या हुआ? कोविड महामारी के बाद अधिकांश देशों ने पाबंदियां हटाई और उपभोक्ता जो अब तक अपने खर्चे को रोके हुए थे वो खर्च करने लगे। बाजार में मांग बढ़ने लगी और कंपनियां मांग की आपूर्ति में जुट गई। इसी बीच यूक्रेन पर रूस के हमले और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बीच कई चीजों की मांग तेजी से बढ़ने लगी। नतीजा ये हुआ कि महंगाई बढ़ने लगी। लेकिन चीन में ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ चीन में, बताते हैं आपको। चीन में अर्थव्यवस्था कोविड महामारी से बाहर निकली तो कुछ वक्त तक तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन फिर चीजों की मांग बढ़ती नहीं दिखाई दी। लेकिन 2021 फरवरी में उपभोक्ता सूचकांक गिरा, मांग गिरती रही और इस साल की शुरुआत तक स्थिति इतनी बुरी हो गई कि कंपनियों के लिए उत्पादन की लागत निकलना तक मुश्किल होने लगा। जानकार कहते हैं, गिरती कीमतों के कारण चीन की सामने कम विकास दर जैसी चुनौतियां पैदा हो रही हैं। हालांकि चीनी सरकार बार बार ये इशारा दे रही है कि अर्थव्यवस्था नियंत्रण में है, लेकिन कुछ जानकार के अनुसार अब तक सरकार ने आर्थिक विकास बढ़ाने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए हैं। निवेश कंपनी EFG एसेट मैनेजमेंट के डैनियल मर्रे ने बताया कि महंगाई बढ़ाने की कोई खास गोली नहीं होती। सरकार को अपनी आर्थिक नीति में सरकारी खर्च बढ़ाने, टैक्स कम करने जैसे उपायों की मिश्रण लाना होता है। वहीं दिल्ली स्थित फोर्स स्कूल मैनेजमेंट में चीन मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर फैसले अहमद कहते हैं कि इसे 2 तरीकों से देख सकते हैं। पहला ये कि हम ये मान ले कि चीन मंदी की तरफ जा रहा है, और दूसरा ये कि क्या चीन ने किसी नीति के तहत सोच समझकर ऐसा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में मंदी की बात को हम समझ रहे हैं, लेकिन इस बात नजरअंदाज न करें कि 2020 में जब भारत आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा था, उस दौरान चीन डुअल सर्कुलेशन पॉलिसी लेकर आया था। और इस नई नीति के बारे में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कहना था कि चीन विदेश पर अपनी निर्भरता कम करेगा। सरकार देश के भीतर मांग बढ़ाने के लिए काम करेगी, साथ ही विदेश में भी अपने उत्पादों की मांग बढ़ाने के लिए काम करेगी। आगे वो कहते हैं कि डेंग शाओपिंग के नेतृत्व में सन 1978 में चीनी सरकार द ग्रेट सर्कुलेशन नाम से एक नीति लेकर आई थी, जिसे अर्थव्यवस्था को निर्यात आधारित बनाने का लक्ष्य था। लेकिन लॉकडाउन की स्थिति के दौरान मुल्क अपनी खुद की अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने लगा। चीन ने इस बात को समझा कि निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था काफ़ी नहीं है, हमें घरेलू बाजार पर भी ध्यान देना है। साथ ही वो कहते हैं कि हमें ये समझना होगा कि चीन अपने काम में एक बेहद बड़ा बाजार है और चीन सरकार को इस बात की समझ है। अभी हम चीन में जो देख रहे हैं वो इसी का असर है।
कीमतें कम होने से वहाँ के उपभोक्ताओं के लिए सामान सस्ता होगा और घरेलू खपत बढ़ेगी। घरेलू खपत बढ़ना अगर रुके तो अविस्फीति इससे निपटने का कारगर तरीका है। वो डुअल सर्कुलेशन नीति के तहत अपने घरेलू बाजार पर ध्यान दे रहा है। चीन के सामने मौजूद मुश्किलें। कोविड महामारी का मुकाबला करने के लिए चीन ने 2020 में बेहद कड़ी पाबंदियां लगाई थी। दुनिया के सभी देश महामारी के असर से बाहर निकलने और धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी थी। चीन की अर्थव्यवस्था संकट से जूझ रही थी। एक तरफ महामारी के कारण सप्लाई चेन ठप पड़ी थी और चीन का घरेलू बाजार लगभग थम गया था, तो वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका समेत कुछ और देश चीन से व्यापारिक रिश्ते तोड़ने की बात कर रहे थे, जिसके चलते चीन के सामने कई मुश्किलें आ गई। आपको बताते हैं कि किस तरह से चीन इन मुश्किलों का सामना कर रहा है। हाल ही में अधिकारियों ने देश के आयात निर्यात से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। इसके अनुसार बीते साल जुलाई के मुकाबले चीन का निर्यात इस साल जुलाई में लगभग 14% कम रहा, जबकि उसका आयात करीब 12% गिरा। दरअसल चीन में स्थानीय सरकारें कर्ज के बोझ तले दबी है और भ्रष्टाचार रोकने के लिए नियामक कंपनियों पर नकेल कसने की कोशिश करने लगी। साथ ही युवाओं में बेरोजगारी रिकॉर्ड भी स्तर पर है। कुछ जानकार मानते हैं कि यह आंकड़े चिंता का सबब बन सकते हैं। अगर स्थिति कुछ और वक्त तक जारी रही तो चीन की आर्थिक विकास दर इस साल और कम रह सकती है। देश में खर्च पहले ही कम है, इस कारण उत्पादन भी कम हो सकता है, जो बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। हालांकि ये बात भी सच है कि मौजूदा वक्त में चीन घरेलू स्तर पर भी बड़ी उथल-पुथल में जूझ रहा है। आपको बता दें, बीते कुछ वक्त से चीन का रियल एस्टेट बाजार मुश्किलों से घिरा हुआ है। दरअसल देश की सबसे रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड दिवालिया होने की कगार पर है और सरकार इस सेक्टर को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है। वहीं अगर चीन के विकास दर की बात करें तो लगभग स्थिर विकास दर कोविड महामारी के बाद 2020 में तेजी से गिरा और साल भर पहले 6 से 2.2 पर आकर रुकी। लेकिन इसके बाद उनकी अर्थव्यवस्था ने तेजी से उछाल मारा और 2021 में 8.4 तक पहुंची। वहीं वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर बीते साल के आंकड़ों को देखें तो आयात और निर्यात दोनों में गिरावट आने के कारण देश की विकास दर घटकर 3 तक आ गई, जो अगर कोविड महामारी वाला साल ना देखा जाए तो 1976 के बाद अब तक सबसे कम थी। साथ ही चीन का निर्यात बीते साल जुलाई के मुकाबले इस साल जुलाई में 14.5% और आयात 12.5% गिर गया। आपको बता दें, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के अनुसार चीन ने जून 2023 में करीब 285 अरब अमेरिकी डॉलर्स का निर्यात किया था, जो जुलाई में कम कर लगभग 281 अरब डॉलर्स हो गया। वहीं अगर आयात की बात करें तो आयात जहां जून में 214.70 अरब अमेरिकी डॉलर्स था, तो वहीं जुलाई में 201.16 अरब अमेरिकी डॉलर्स तक आ गया है। वहीं जून में चीन का निर्यात साल भर पहले के आंकड़ों की तुलना में 12.4% और आयात 68% कम हो गया था। अविस्फीति का क्या होगा दुनिया पर असर? चीन की इस अर्थव्यवस्था से पूरी दुनिया पर असर होगा। देखिए, दूसरे मुल्कों की बात करें तो चीन ऐसी बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन करता है जिसे वो दुनिया भर में बेचता है। अगर चीन में चीज़ों की कीमतें कम हुई तो उसका फ़ायदा ब्रिटेन जैसे उन देशों को हो सकता है जो चीन से सामान खरीदते हैं, क्योंकि इससे उनका आयात बिल कम होगा। लेकिन इसका नकारात्मक असर दूसरे मुल्कों के उत्पादकों पर पड़ेगा, जो चीन के सस्ते सामान के मुकाबले अपना सामान बेच नहीं पाएंगे। इससे उन मुल्कों में निवेश में कमी आ सकती है और बेरोजगारी बढ़ सकती है। दरअसल प्रोफेसर फैसले अहमद कहते हैं, चूँकि चीन अपनी उत्पादन सत्ता कर रहा है, जाहिर है कि इसका असर दूसरे मुल्कों की कंपनियों पर पड़ेगा।
जो मुल्क चाहते हैं कि वे देश के भीतर ही उत्पादन करें, उनके व्यापार को चीन लुभा सकता है। दरअसल बीते कुछ वक्त में कई मुल्कों की कोशिश है कि वो चीन से अपना उत्पादन खत्म करें और दूसरे मुल्कों का रुख करें। उत्पादन खत्म करने के मामलों में अमेरिका आगे है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का हवाला देते हुए कहा था कि अमेरिकी व्यापार के लिए चीन सुरक्षित जगह नहीं है और उन्होंने कंपनियों से आग्रह किया था कि वो चीन से बाहर निकले। वहीं चीन भी ये जानता है कि मौजूदा वक्त में कई देश उसे उत्पादन के सेंटर के तौर पर नहीं देखना चाहते। यही वजह है कि वो भी ऐसी नीति चाहता है जिससे वो चीन में उत्पादन का खर्च इतना कम कर देना चाहता है कि दूसरों के लिए देश के भीतर उत्पादन की बजाय चीन से आयात बेहतर विकल्प हो। वैसे देखा जाए तो चीन भी अपने भविष्य को देखते हुए योजना बना रहा है। एक तरफ वो ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि वे आने वाले वक्त में सप्लाई चेन की अहम कड़ी बना रहे, तो दूसरी तरफ ये भी कोशिश कर रहा है कि उनका घरेलू बाजार मजबूत रहे। भारत चीन व्यापार, क्या कहते हैं ये आंकड़े? ये तो थी दुनिया की बात, लेकिन बीते 26 सालों में भारत और चीन के बीच आयात और निर्यात दोनों ही लगातार बढ़ता रहा है और ऐसे में चीन की अर्थव्यवस्था पर संकट मंडराने लगे। तो आइए जानते हैं कि भारत चीन व्यापार के आंकड़े क्या कहते हैं। जहां चीन से होने वाला आयात सालाना करीब 19.5% की दर से बढ़ता रहा, वहीं चीन को किए जाने वाले निर्यात में सालाना करीब 16.6% की बढ़त दर्ज की जाती रही। आपको बता दें, साल 2021 में भारत ने चीन से 94 अरब डॉलर का आयात किया, वहीं चीन को भारत का निर्यात 23 अरब डॉलर रहा। देखिए, 1995 में चीन से भारत का आयात 91.4 करोड़ अरब डॉलर रहा, जबकि चीन को निर्यात 42.4 करोड़ डॉलर था। लेकिन 2023 तक ये आयात निर्यात घट गया। मई 2023 तक जहां भारत ने चीन से 9.5 अरब डॉलर का आयात किया, वहीं निर्यात 1.58 अरब डॉलर रहा। यह आंकड़ा देखने के बाद ये साफ जाहिर हो रहा है कि 2021 से 2023 तक चीन से भारत का आयात और निर्यात दोनों ही काफी हद तक घटा है। क्या भारत पर भी होगा इसका असर? तो जिस तरह से आपने देखा कि भारत का चीन से आयात और निर्यात दोनों चीजों के आंकड़े घटे हैं, इस चीज से जाहिर तौर पर भारत पर असर पड़ेगा, क्योंकि भारत पहले भी आयात के मामले पर चीन पर निर्भर रहा है और ये उम्मीद करना कि इसमें आने वाले सालों में बदलाव आएगा सही नहीं होगा। लेकिन मुश्किलें ये है कि भारत और चीन के बीच कोई मुफ्त व्यापार समझौता नहीं है। ऐसे में उसे चीन से सस्ता सामान सीधे नहीं मिल सकेगा। दरअसल प्रोफेसर फैसले अहमद कहते हैं कि RCEP, आपको बता दें, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, जिससे भारत नवंबर 2019 में ही बाहर हो गया था, तो RCPE के देशों को ये सामान सस्ते में मिलेगा और भारत को उनसे ये सामान मिल सकता है, लेकिन उनसे ये सामान लेना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या चीन इस चुनौती से लड़ सकेगा? अब बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या चीन यहाँ इस चुनौती से लड़ पाएगा? क्या चीन अपने घुटने टेकती हुई अर्थव्यवस्था को वापस खड़ा कर पाएगा? आइए जानते हैं। आपको बता दें, चीन की केंद्रीय बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने आधिकारिक तौर पर इन चिंताओं को दरकिनार किया है और कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि जुलाई में कम रहने के बाद उपभोक्ता सूचकांक एक बार फिर चढ़ना शुरू होगा। बैंक ने कहा है कि हमने जो नीतियां लागू की है उनका असर पड़ना शुरू हो गया है। हमें धैर्य दिखाने की ज़रूरत है। इस बात पर भरोसा रखना है कि अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाएगी। लेकिन पिन पॉइंट एसेट मैनेजमेंट के मुख्य अर्थशास्त्री जीवेई झांग ने बताया, अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि सरकार ने जो नीतियां लागू की है उसका असर जल्द दिखेगा।
ऐसे में अवस्फीति की स्थिति की चुनौती से लड़ने के लिए सरकार को और कदम उठाने पड़ सकते हैं। वहीं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में व्यापार नीति और आर्थिक मामलों में प्रोफेसर ईश्वर प्रसाद कहते हैं कि चीनी अर्थव्यवस्था की रिकवरी के लिए सरकार को निवेशकों को और उपभोक्ताओं में भरोसा पैदा करना होगा। वे कहते हैं, मूल मुद्दा ये है कि क्या सरकार निजी क्षेत्र का भरोसा हासिल कर सकती है ताकि उपभोक्ता अपना पैसा बचाने की बजाय खर्च बढ़ाना शुरू करे, व्यापार में निवेश बढ़े और अर्थव्यवस्था में गति आए। लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार को टैक्स में कटौती जैसे कई कारगर कदम उठाने की ज़रूरत है। साथ ही उनका कहना है, अगर सरकार अवस्फीति के खतरों को नज़रअंदाज करती रहती है तो इससे विकास गति के रुकने का डर है और अगर अर्थव्यवस्था गिरने लगी तो उसे फिर से वापस पटरी पर लाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है। वहीं प्रोफेसर फैजल अहमद कहते हैं, अवस्फीति की स्थिति कम वक्त के लिए लाई गई नीति है। अगर मार्च 2024 तक सरकार स्थिति पर काबू कर लेती है तो उसकी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। इससे पहले घरेलू खपत बढ़ेगी जिससे मांग बढ़ेगी। इसका असर उत्पादन पर पड़ेगा और बेरोजगारी कम होगी और इससे उसका निर्यात बढ़ेगा। तो देखिए, अगर फिलहाल में चल रही स्थिति पर चीनी सरकार काबू नहीं कर पाई तो इससे चीन की मुश्किलें तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ उन मुल्कों के लिए भी हालत बिगड़ेंगे जो चीन से आयात करते हैं, क्योंकि अगर सस्ता चीनी सामान दुनिया के बाजारों में पहुंच गया तो दूसरे देशों की कंपनियों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इससे कई देशों में बेरोजगारी बढ़ जाएगी और कंपनियों के मुनाफे पर भी असर पड़ेगा, जिस वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।